नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा उत्तराखंड जीके पर एक विशेष सीरीज चलाई गई है और पिछली वीडियो में मैंने दोस्तों आपको वादा किया था कि मैं जल्दी ही 746 पदों पर होने वाली कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हेतु कुछ स्पेशल वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम में रिवीजन के लिए। तो आज हम उत्तराखंड हिस्ट्री पर 125 महत्वपूर्ण वन लाइनर लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हमने ये सारे के सारे प्रश्न इसमें जो इंक्लूड किए हैं वो सभी पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आने वाले एग्ज़ाम में आप इसको ज़रूर देख कर जाएँ, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। लेकिन कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम क्योंकि परसों है, तो आप तो इसको आज के आज ही देखें और जिनका एग्ज़ाम है उनको ज़रूर शेयर कर लेना, काफ़ी हेल्प उनको मिलेगी। दे विल फील कॉन्फिडेंट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला वन लाइनर है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपके सामने आंसर दिया हुआ है, केदारखंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण राज्य में जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन है? ग्रंथ हैं। ठीक है, इन ग्रंथ में कौन कौन आते हैं? जैसे कि भाई स्कंद पुराण है, महाभारत है, ऋग्वेद है। इनसे ही दोस्तों हमें उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पता लगता है। तो ऐसे ही स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में दोस्तों जो गढ़वाल है इसके लिए प्रयुक्त नाम है केदारखंड, जबकि कुमाऊं के लिए क्या नाम है? मानसखंड है। ठीक है, स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है: नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। तो जो मानसखंड और केदारखंड है, मानसखंड है कुमाऊं और केदारखंड है गढ़वाल। अगला वन लाइनर है, अशोक कालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? अशोक कालीन शिलालेख दोस्तों कहाँ से मिला है? कालसी से मिला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अशोक ने जो 257 ईस्वी पूर्व में, ये भी आप ध्यान रखना कि जो 257 ईस्वी पूर्व है, यहाँ पर कालसी, कालसी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये है देहरादून में। ठीक है, जो टोंस और यमुना के संगम में, यहाँ पर कालसी में इसने दोस्तों एक शिलालेख स्थापित करवाया था। ये जो कालसी शिलालेख है ये प्राकृत भाषा में है। ठीक है, ये प्रश्न भी आ सकता है, प्राकृत भाषा में है, इसके अलावा ब्राह्मी भाषा में भी है। ठीक है, तो प्राकृत और ब्राह्मी दोनों में है ये। ठीक है, और कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद बोला गया है। क्या बोला गया है? पुलिंद। ठीक है, और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया। तो पुलिंद और अपरांत। अगला वन लाइनर देखिए, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी गढ़वाल स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो कि किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर है दोस्तों? ये मालिनी नदी के तट पर है। महाकवि कालिदास ने अपना महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर की थी और एक कण्वाश्रम के पास में की थी। ठीक है ना, जो मालिनी नदी का तट है वो कण्वाश्रम के पास है। ठीक है, और जो कण्वाश्रम है इस समय पर इसको चौका घाट बोला जाता है, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, चौका घाट। ठीक है, अब जो अभिज्ञान शाकुंतलम है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? ये आपको पता होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर हम बात करें दोस्तों, जो कण्वाश्रम है वो दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत एवं शकुंतला, इसके प्रेम प्रसंग से संबंधित है। ठीक है, विशेष रूप से संबंधित है। और इसी आश्रम में, जो कण्वाश्रम है, यहाँ पर सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो ये सब प्रश्न इससे बन सकते हैं, तो चौका घाट भी आप याद करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख किसमें मिलता है? तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आदि ऐतिहासिक का जो स्रोत है हमारे उत्तराखंड का, वो विभिन्न धार्मिक ग्रंथ है। तो उसमें से एक कौन है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ही हमें उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है। इसमें इस क्षेत्र को देवभूमि बोला गया है, देवभूमि। ठीक है, देवभूमि या फिर मनीषियों की पूर्ण भूमि, ऐसा भी आता है प्रश्न। ठीक है, मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया? तो किसमें किया गया? ऋग्वेद में। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का प्रयोग स्कंद पुराण में किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर हिमालय के विस्तृत क्षेत्र को क्या बोला गया है? तो भाई माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विशिष्ट क्षेत्र को ही केदारखंड यानी कि गढ़वाल क्षेत्र बोला गया है। जबकि नंदा देवी से लेकर जो कालगिरी तक का क्षेत्र है, नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी तक का जो क्षेत्र है उसको मानस खंड यानी कि वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र बोला गया है। ठीक है, ध्यान रहे कि जो ये नंदा देवी पर्वत है ये बीच में एक तरह से लाइन है जो कि कुमाऊं और गढ़वाल को अलग करती है। इस क्षेत्र को बधाण बोला गया है। ठीक है, बधाण। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्वज मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी? काफी अच्छा प्रश्न है। आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर है अलकापुरी। ठीक है, तो पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्वज मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास अलकापुरी में अवस्थित थी। अगला वन लाइनर देखिए, वशिष्ठ गुफा एवं वशिष्ठ कुंड कहाँ पर अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। कई जगह पे इसको टिहरी गढ़वाल भी दिया गया है, लेकिन आयोग इसका आंसर हमेशा वशिष्ठ गुफा को उत्तरकाशी में ही मानता है, तो ये उत्तरकाशी ही होना चाहिए। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और ये जो वशिष्ठ आश्रम है ये दोस्तों विसोन नामक पर्वत में अवस्थित है। ठीक है, विसोन नामक पर्वत में ये अवस्थित है। ये प्रश्न भी आ चुका है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी थी अरुंधति, उन्होंने यहाँ पर निवास किया था। तो वशिष्ठ गुफा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पीसीएस परीक्षा में आ चुका है कई बार ये प्रश्न। केदारनाथ के लिए दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में भृगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। काफी अच्छा प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला वन लाइनर देखिए, रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी थी। रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? वो चंपावत नहीं थी। चंपावत ये गलत लिख दिया है शायद मैंने गलती से। तो चंपावत नहीं थी दोस्तों, ये थी जोशीमठ। ठीक है, मैं इसको सही कर लेता हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, गलती से टाइप हो गया शायद। ये चंपावत नहीं होगी, ये होगी जोशीमठ, जिसको कि ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ज्योतिषपुर। ठीक, तो रामायणकालीन जो बाणासुर का राज्य है वो गढ़वाल क्षेत्र में ही था और उसकी राजधानी उस समय पर ज्योतिषपुर यानी कि जोशीमठ हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसका जन्म कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया यह कण्वाश्रम है। कण्वाश्रम शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा से, प्रेम प्रसंग से विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ था। यहीं पर ही चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी इसी कण्वाश्रम में की थी, मालिनी नदी के तट पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ पर थी? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। तो ये कहाँ पर थी दोस्तों? श्रीनगर में अवस्थित थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार दोस्तों इस क्षेत्र में उस समय पर पुलिंद को ही कुलिंद माना गया है और किरात जातियों का आधिपत्य हुआ करता था। ठीक है, तो उसमें जो राजा थे वो थे राजा सुबाहु। उस समय पर उनकी राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी। ठीक है, इन्होंने पांडव की ओर से युद्ध में भाग लिया था उस समय पर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, गोरखाकालीन नैथणा का किला कहाँ है? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। गोरखाकालीन नैथणा का किला दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? अल्मोड़ा में ये अवस्थित है। देखिए दोस्तों, इस नैथणा का किला से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं। तो अल्मोड़ा जनपद में ये मतलब ये किला अवस्थित है। ठीक है, और रामनगर जो गनाई मार्ग है, रामनगर गनाई मार्ग अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर ये दोस्तों मासी के आसपास है। वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पे ये अवस्थित है। नैथणा देवी का मंदिर है, उसी के पास में ये अवस्थित है। इसको गोरखाकालीन माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो कौन सा ब्राह्मण है दोस्तों? ऐत्रेय ब्राह्मण। क्योंकि ये माना जाता था कि उत्तर कुरुओं का यहाँ पर निवास था, तो इसलिए यहाँ पर इसके लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? तो किसके निवास की पुष्टि होती है? यक्ष के। यक्षों के निवास की पुष्टि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से होती है। माना जाता था दोस्तों कि यहाँ पर किरात, किन्नर, यक्ष ऐसी जातियां हुआ करती थी, कुलिंद, खस जातियां आदि यहाँ पर निवास करती थी। तो यक्षों के निवास का जो उल्लेख है या उसका साक्ष्य है वो अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अभी तक तो हमारा पौराणिक चल रहा था, अब कुछ ऐसे प्रश्न जो कि इससे रिलेटेड हैं, जो कि आपके प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में जनरली होता क्या है कि भाई उत्तराखंड का इतिहास कैसे पता लगता है, वो हमें जैसे गुफाएं हैं, शैल चित्र, कंकाल, मृदभांड, ठीक है, पाषाण के उपकरण होते हैं, धातु उपकरण होते हैं, इनसे हमें इनके बारे में पता लगता है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को बोला जाता है जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, और उसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक काल। तो अब ये कुछ प्रागैतिहासिक काल के प्रश्न देखिए। वैसे मैंने आपको जो, अगर आप मेरी पहली वीडियोस देखेंगे, पहली 2 वीडियोस देखेंगे, तो वहाँ पर मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया है। इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक काल की भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है। अब देखिए अगला, 1968 में खोजे गए लाखू गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़ेछीना के पास दल बैंड में अवस्थित है। यह अवस्थित कहाँ पर है? तो ये बाड़ेछीना कहाँ पर है दोस्तों? अल्मोड़ा में। ठीक है, लाखू उडियार, लाखू गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये स्याल नदी के तट पर है, ये भी पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर मानव आकृतियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कई तरह के पशु पक्षियों का यहाँ पर चित्रण है। ठीक, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाखू उडियार 1968 में ये खोजा गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है ग्वारखिया उडियार। ग्वारखिया उडियार कहाँ पर अवस्थित है? ग्वारखिया गुफा दोस्तों ये चमोली में अवस्थित है। ठीक है, देखिए वहाँ पर है डुंगरी गांव, एक डुंगरी गांव, ठीक है, जो कि अलकनंदा नदी के पास पर है। तो यहाँ पर ग्वारखिया उडियार है। ठीक है, यहाँ पर भी मानव, भेड़, लोमड़ी, इन सब के रंगीन चित्र यहाँ से मिले हैं। ठीक है, लेकिन इनके जो चित्र मिले हैं वो लाखू उडियार गुफा से काफ़ी चटकदार है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किमनी गांव अवस्थित है। किमनी गांव कहाँ पर अवस्थित है? किमनी गांव दोस्तों ये चमोली में अवस्थित है, थराली के पास। ठीक है, यहाँ से भी हल्के सफेद रंग के पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में किस जगह से 5.2 किलो का एक सोने का मुख आवरण आदि अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं मलारी गांव से। मलारी गांव भी दोस्तों कहाँ पर है? चमोली में है, लेकिन ये तिब्बत सीमा पर है। ठीक है, यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय ने शोध किया था और 2002 में यहाँ से कई सारे नरकंकाल मिले थे, मिट्टी के बर्तन मिले थे। इसके अलावा 5.2 किलो का सोने का मुखौटा भी मिला था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किस जगह से मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? तो अगेन ये जगह है लोथाप, जो कि अल्मोड़ा में अवस्थित है। यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त हुए वहाँ पर मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न, नीले रंग का प्रयोग कहाँ से प्राप्त शैल चित्र में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया हुडली। हुडली कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है, ये प्रश्न सभी आ चुके हैं इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। उत्तरकाशी में हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किस स्थल से योग तथा नृत्य वाली मुद्रा की मानव आकृतियां मिली है दोस्तों? ये मिली है फल सीमा से, और फल सीमा कहाँ पर है? अगेन अल्मोड़ा में ये अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, लाखा मंडल जहां से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है कहां पर अवस्थित है? ये कहां पर अवस्थित है दोस्तों? ये जौनसार बाबर में अवस्थित है। जौनसार बाबर जो कि देहरादून के अंतर्गत आता है। लाखा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से लेख मिले हैं। देखिए वैसे कालसी शिलालेख मिला, लाखा मंडल, सिरोली, मंडल, माणा, इन सभी जगहों से शिलालेख मिले हैं और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है लाखा मंडल, जहाँ पर राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिलता है। यहाँ से हमें पता लगता है दोस्तों कि यमुना के साइड में यादव का राज हुआ करता था। ठीक है, यादवों के राज्य के बारे में पता लगता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से किस वंश के बारे में पता लगता है? तो यादवों के बारे में यहाँ से पता लगता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का
शासन उत्तराखंड पर होगा, शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? देखिए प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? कुलिंद मानी जाती है। उत्तराखंड पर जो प्रथम राजनीतिक शक्ति जिसने यहाँ पर राज किया वो कुलिंदी था। ठीक है, विभिन्न स्रोतों से ये पता लगता है कि भाई प्रथम राजनीतिक शक्ति यही थी। ठीक है, तो ये अराउंड इसका जो शासनकाल है वो 3री-4थी ईस्वी तक के अराउंड में माना जाता है। ठीक है, तो कुलिंद शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। अगर कभी ऐसा आ जाए कि प्रथम ऐतिहासिक राज्य वंश है तो वो कुलिंद नहीं होगा, वो कार्तिकेयपुर होगा। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न कभी कभार ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस अभिलेख से पता चलता है कि कुलिंद मौर्य के अधीन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा अभिलेख है दोस्तों? वो है कालसी शिलालेख। कालसी अभिलेख जो कि कहाँ पर है दोस्तों? ये देहरादून में अवस्थित है, जो यमुना और टोंस नदी के संगम पर अवस्थित है। कालसी, वहां पर ये लेख है जो कि प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें इस क्षेत्र के लिए क्या बोला गया है? अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी अभिलेख से पता लगता है कि उस समय के कुलिंद मौर्यों के समकालीन थे या फिर उनके अधीन में काम करते थे। तो ऐसा प्रश्न भी आ चुका है कि किस अभिलेख से पता लगता है कि कुलिंद मौर्य के समकालीन थे, या प्रश्न ये आता है कि कुलिंद किस वंश के समकालीन थे? तो किसके थे? मौर्य के। अगला प्रश्न देखिए, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो कौन था दोस्तों? अमोघभूति इनका सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, उस समय पर दोस्तों ये माना जाता था कि जो कुलिंद लोग हैं वो व्यास, गंगा, यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले हुए थे। ठीक है, इनकी जो रजत और ताम्र मुद्राएं हैं वो व्यास से लेकर अलकनंदा और दक्षिण में सुमेध बेहद तक प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और इनकी जो मुद्राएं थी उसके अग्रभाग में देवी और मृग, यानी कि जो मृग होता है ना, उसका अंकन था। ठीक है, और प्राकृत में यहाँ पर राज्ञा कुलिंदस अमोघ भूतिस महाराजस वो लिखा हुआ था। ठीक है, तो इनका जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो आपका क्या था? अमोघभूति था। ठीक है, अमोघभूति के बाद यहाँ पर कौन आ गए थे? शक राजा आ गए थे। ठीक है, फिर शक के बाद कौन आए थे? कुषाण आए थे। तो कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो कौन सा है? हिमवंत। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया विभिन्न ग्रंथों से हमें उत्तराखंड के बारे में पता लगता है, उसके आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पता लगता है। तो उनमें से एक है बौद्ध साहित्य। तो वहां से पता लगता है कि उत्तराखंड के लिए उस समय पर हिमवंत नाम से इस क्षेत्र को पुकारा जाता था। ठीक है, कालसी स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या है दोस्तों? प्राकृत है। ठीक है, प्राकृत और ब्राह्मी। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? काफी अच्छा प्रश्न है। अल्मोड़ा मुद्राएं दोस्तों ये कुलिंद शासकों से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कुलिंद वंश की, तो कुलिंद वंश के सत्ता का या उसके इतिहास का एकमात्र स्रोत उनकी मुद्राएं हैं। हमें पता लगता है कुलिंद वंश के बारे में मुद्राओं से उनकी। ठीक है, तो जो उनकी मुद्राएं थी वो 3 तरह की थी। एक थी अमोघभूति प्रकार की। अब मैंने जैसे बोला कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट राजा था वो अमोघभूति था। अमोघभूति प्रकार का मतलब ये है कि वो जो उसने रजत और ताम्र की मुद्राएं लिखी थी तो वो खरोष्टी ब्राह्मी में लिखी हुई हैं, तो वहां से वो अमोघभूति प्रकार होता है। फिर जो दूसरा प्रकार आता है वो अल्मोड़ा मुद्राएं आता है, यानी कि अल्मोड़ा प्रकार होता है। ये मुद्राएं केवल उत्तराखंड में मिली है। अल्मोड़ा जनपद में मिली 4 मुद्राएं इसमें ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में अवस्थित हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर कत्यूर घाटी में 54 मुद्राएं और मिली थी। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक और मुद्रा है वो है चत्रेश्वर प्रकार। ठीक है, तो 3 प्रकार की मुद्राएं आई हैं जो कि कुलिंद के बारे में बताती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अल्मोड़ा जो मुद्राएं हैं उसका संबंध किससे है? वो कुलिंद वंश से संबंधित है। ठीक है, इनके जो चत्रेश्वर प्रकार है कि इनके अधिष्ठाता देव थे छत्रेश्वर, तो उनके नाम पे ये निर्गत होती। तो इस तरह से 3 मुद्राएं थी। ठीक है, अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और चत्रेश्वर प्रकार। तो अल्मोड़ा मुद्राएं कुलिंद शासकों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांडुकेसर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? जो पांडुकेसर से ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों? वो लिखे गए हैं पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड की प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो मैंने जैसे कि आपको बताया था प्रथम
राजनीतिक शक्ति है कुलिंद, लेकिन प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है कार्तिकेयपुर, या फिर इसको कत्यूरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। जब हर्ष की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद यहाँ पर 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, शुरू में इनकी जो राजधानी थी वो जोशीमठ हुआ करती थी। ठीक है, कार्तिकेयपुर नामक स्थान था वहां पर जोशीमठ में, वहां ही हुआ करती थी। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी यानी कि बैजनाथ में इन्होंने स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, इनके बारे में भी आपको समझना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी वो दोस्तों क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, ये संस्कृत इनकी राजभाषा उस समय पर हुआ करती थी। ठीक है, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध सन्यासी का आगमन हुआ था? तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। तो किसका हुआ था दोस्तों? उस समय पर शंकराचार्य का उस समय पर आगमन हुआ था। देखिए दोस्तों, कार्तिकेयपुर शासकों के समय पर उस समय पर आदि गुरु शंकराचार्य का यहाँ पर आगमन हुआ था और इन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त किया था। कैसे समाप्त किया था? हिंदू धर्म की पुनः स्थापना करके। ठीक है, यानी कि हिंदू धर्म की पुनः स्थापना करने में उस समय के शंकराचार्य ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने बद्रीनाथ तथा केदार मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, और ज्योतिर्मठ की भी स्थापना करी थी इन्होंने। 830 ईस्वी में इन्होंने केदारनाथ में अपने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य को हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने का अग्रगामी उत्तराखंड में माना जाता है। इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कनकपाल किस वंश का शासक था? कनकपाल, कनकपाल के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। कनकपाल दोस्तों ये पवार वंश का राजा हुआ करता था। ठीक है, कनकपाल ने ही 688 में, ठीक है, 688 ईस्वी में चांदपुर गढ़ी में ही यानी चमोली में परमार वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको भी आप याद करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किसे कुमाऊं का तुगलक कहा जाता है? तो देवी चंद को दोस्तों कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाता है। ठीक है, देवी चंद को ही क्या बोला जाता है? कुमाऊं का तुगलक बोला जाता है। ठीक है, चंद वंश के बारे में बात करें तो उस समय जब कुमाऊं में कत्यूरी शासन था तो कत्यूरी शासन के बाद ही कुमाऊं में चंद वंश राजवंश की स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, सोमचंद के द्वारा इन्होंने 1020 के आसपास इन्होंने चंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, फिर सोमचंद के बाद आत्मचंद आया था, तो फिर उसके बाद कई सारे इनके एक के बाद एक इनके आगे इनके बेटे बच्चे, मतलब ये बैठते गए पीढ़ी दर पीढ़ी, ये गद्दी में बैठते गए। उसके बारे में कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल उतना डिस्कस करने का समय नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इतना आप याद कर लीजिए कि कुमाऊं का तुगलक किसको बोला जाता है? देवीचंद को बोला जाता है। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो उस समय पर चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, गांव में ग्राम प्रधान नियुक्ति की प्रणाली चंदों के समय पर ही स्टार्ट हुई थी। जो हम गाँव में आज के समय पर ग्राम प्रधान नियुक्त करते हैं ना, तो उसकी जो प्रणाली है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? ये चंदों के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो महेंद्र चंद वंश का अंतिम राजा दोस्तों माना जाता है। ठीक है, चंद वंश के शासन काल में दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण का कार्य किया जाता था। उसी के लिए ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र की उन्नति के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं चंद वंश ने। कभी हम इनके बारे में जब आगे की वीडियोस आएंगी तो हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चंद राजा शिव के उपासक थे, ये प्रश्न भी आ चुका है। ठीक है, और इन्होंने शिव के, सूर्य और गणेश के, विष्णु के कई सारे इन्होंने मंदिर बनाए हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चांदपुरगढ़ का राज्य कहाँ पर अवस्थित था? तो चांदपुरगढ़ का राज्य कहाँ पर था दोस्तों? ये चमोली में अवस्थित था। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो चांदपुरगढ़ है यहीं पर ही कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी थी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण की पहचान किसके रूप में की गई है? काशीपुर के रूप में गोविसाण की पहचान की गई है। ये प्रश्न भी आ चुका है। ठीक है, तो
इम्पॉर्टेंट है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसाण। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो वो कौन मुगल शहजादा था जिसने कि श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो उसका नाम है सुलेमान सिकोह। तो दोस्तों सुलेमान सिकोह को जब पृथ्वीपति शाह उस समय पर राजा हुआ करते थे। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा सिकोह के पुत्र थे सुलेमान सिकोह। इनको जब अपने यहाँ आश्रय दिया था तो उस समय पर औरंगजेब नाराज हो गया था। ठीक है, पृथ्वीपति शाह कौन है मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों। जो पृथ्वीपति शाह हैं ये गढ़वाल के परमार राजवंश से रिलेटेड हैं। ठीक है, और ये महारानी कर्णावती के बेटे थे। ठीक है, कर्णावती कौन है? जो कि नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जब पृथ्वीपति शाह थे इन्होंने दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया था, तो उस समय पर औरंगजेब नाराज हो गया था। और बाद में जब पृथ्वीपति शाह के पुत्र हुआ करते थे मेदिनी शाह, ठीक है, मेदिनी शाह, इन्होंने पिता की इच्छा के विरुद्ध सुलेमान सिकोह को औरंगजेब के पास भिजवा दिया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को राज्य से बाहर निकाल दिया और बाद में उसकी दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। तो पृथ्वीपति शाह ने अपने पोते को फिर फतेह शाह को गद्दी में बैठाया था। तो ये प्रश्न भी आ सकता है। ठीक, तो पृथ्वीपति शाह उस समय पर कौन थे? पृथ्वीपति शाह थे जब सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो गढ़वाल झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो किसको दी जाती है दोस्तों? वो दी जाती है तीलू रौतेली। और कुमाऊं की झांसी की रानी कौन है? जिया रानी। तो ऐसे प्रश्न भी कई बार आते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल नरेश अशोकचल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है 1191। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध भी हुआ था दोस्तों। उस समय पर चंद शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो नेपाल के राजा चल्ल ने यानी अशोकचल ने उत्तराखंड के कुछ पार्ट पर को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो उस समय पर जो शासक थे वो थे भारती चंद। तो कभी कभार ये प्रश्न भी आ सकता है, भारती चंद, उस समय पर चंद शासक थे ये। ठीक है, और इन्होंने नेपाल पर आक्रमण किया था। तो ये पहला चंद राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। तो भारती चंद एक ऐसा पहला चंद राजा जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन है नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों? ये कर्णावती है। ठीक है, कर्णावती। ठीक, तो हुआ क्या था कि जब महीपति शाह थे या महीपत शाह, इनके बाद इनका 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति शाह कर्णावती के संरक्षण में गद्दी में बैठा था, क्योंकि महीपति शाह की वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है ना, कुमाऊं युद्ध हुआ था इनका, तो जो महीपत शाह है वो क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो उसके बाद उनका जो 7 साल का बेटा है पृथ्वीपति शाह, वो अपनी माँ के संरक्षण, उनकी माँ कौन थी? कर्णावती थी, उनके संरक्षण में गद्दी में बैठा था। ठीक है, तो 1635 में उस समय पर मुगल सम्राट थे शाहजहां, तो उनका सेनापति था नवाजत खां। तो नवाजत खान ने क्या हुआ था कि दून घाटी पर हमला बोल दिया था। ठीक है, तो उस समय पर महारानी कर्णावती ने अपनी वीरता को दिखाते हुए जो मुगल सैनिक हैं उनको पकड़ा और उनके नाक कटवा दिए थे। ठीक है, तो इसलिए इस घटना के बाद से ही रानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कर्णावती कौन थी? पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, मतलब यानी कि उनके संरक्षण में ही ये गद्दी में बैठे थे पृथ्वीपति शाह। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। ठीक है, तो राज्य की संरक्षिका थी महारानी कर्णावती और इसने अपनी वीरता और सूझबूझ से क्या किया था? मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे। तो इस घटना के बाद से ही वो नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर अवस्थित है? केदारनाथ में अवस्थित है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आदि गुरु शंकराचार्य का यहाँ आगमन हुआ था और 820 ईस्वी में केदारनाथ में ही इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल बोला जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है। किसके? वैसे तो देखा जाए तो कुमाऊं का स्वर्णकाल चंद वंश को बोला जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसके? तो ये है जगत चंद। तो जगत चंद के शासन काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आ चुका है एक बार
एज इट इज़, तो आप इसको याद करेंगे जगत चंद 1708 से लेके 20 तक 12 साल तक इन्होंने यह राज किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? खगमरा किले का निर्माण, देखिए किले के निर्माण से रिलेटेड प्रश्न भी कई बार आ सकते हैं। ठीक है, तो अल्मोड़ा में ये अवस्थित है, भीष्मचंद ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे लाल मंडी किला है जिसको कि फोर्ट मोरा भी बोला जाता है, इसको कल्याण चंद ने बनाया था। ठीक है, इसी तरह से मल्ला महल है। ठीक, तो मल्ला महल रुद्रचंद्र के द्वारा बनाया गया था, ये भी अल्मोड़ा में ही अवस्थित है। ठीक है, ऐसी राजबुंगा का किला है वो चंपावत में है, उसको सोमचंद ने बनवाया था। तो ऐसे करके आप किलों को भी जरूर पढ़ के जाएं। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी दोस्तों सुदर्शन शाह ने बनाया था। ठीक है भाई, जब सिंगौली की संधि हुई थी 1816 में 1816 में पहले तो मना कर दिया था नेपालियों ने उसको मानने से, गोरखाओं ने उसको मानने से, और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद 1816 में उनको मजबूरन उसको मानना पड़ा। तो उस समय पर ही जो कुमाऊं को का एक परगना बना दिया था और टिहरी को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उस समय पर सिर्फ एक कुमाऊं हुआ करता था और इसके अलावा टिहरी एक स्वतंत्र रियासत के रूप में हुआ करती थी। तो उस समय पर श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी सुदर्शन शाह ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? इन्होंने दोस्तों 1790 में कुमाऊं पर अधिकार किया। इसके बाद इन्होंने गढ़वाल में भी 1791 पर आक्रमण किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो गोरखों का आक्रमण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जो 1790 पर जब कुमाऊं पर इन्होंने अधिकार किया तो उस समय पर चंद वंश के अंतिम राजा थे महेंद्र चंद। ठीक है, महेंद्र चंद। ठीक है, तो हवल बाग में एक युद्ध हुआ था, ये इसमें ये पराजित हो गए थे। तो चंद राजवंश का यहीं से ही अंत माना जाता है 1790 से। ठीक है, तो अंतिम राजा कौन थे इसके? महेंद्र चंद थे। इसके बाद गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया? ये किया था दोस्तों इन्होंने 1804 में। ठीक है, 1804 में इन्होंने गढ़वाल में पूर्णतः अधिकार कर लिया था। ठीक है, और उस समय पर जो राजा थे वो थे प्रद्युम्न शाह। ठीक है, प्रद्युम्न शाह या प्रद्युम्न शाह बोल दो, जो भी बोलना चाहो। तो प्रद्युम्न शाह थे खुड़बड़ा के मैदान जो कि देहरादून में अवस्थित है, वहां पर इनका युद्ध हुआ था गोरखाओं से। ठीक है, और उस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो जब ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे तो ये मतलब तब उसके बाद से ही जो गढ़वाल क्षेत्र है वो गोरखों के आधिपत्य में आ गया था। ठीक है, तो 14 मई 1804 एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 14 मई 1804 में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच में देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में इस युद्ध हुआ था और यहाँ पर गढ़वाल नरेश शहीद हो गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेज और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? तो इनके मध्य दोस्तों जो संगोली की संधि है वो हुई थी 1816 में। ठीक है, वैसे देखा जाए तो जब अमर सिंह थापा थे उनकी हार हुई थी, तो इनके बीच जो संगोली की संधि है वो 28 नवंबर 1815 में मानी जाती है, लेकिन उस समय पर जो नेपाल है, नेपाल सरकार इसको नहीं मान रही थी। तो संगोली संधि को नेपाल के द्वारा कब माना गया? वो माना गया था 1816 से। तो इस तरह से फरवरी 1816 में जब नेपाल में अंग्रेजों ने चढ़ाई करी तो तब से माना जाता है कि सिंगोली संधि तब से मानी गई। तो मार्च 1816 मान सकते हैं नेपाल सरकार ने सिंगोली संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता तक जो टिहरी है वो एक स्वतंत्र रियासत के रूप में काम करती थी। इसको भारत में विलय इसका 1 अगस्त 1949 को किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तैमूर लंग के द्वारा दोस्तों भारत पर कब आक्रमण, हरिद्वार पर कब आक्रमण किया गया था? 1398 में तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किससे अंग्रेजों ने सीएसआई की उपाधि दी थी? ठीक है, अब प्रद्युमन शाह के बाद जो उनका पुत्र बैठा था वो था सुदर्शन शाह, जिसने कि अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थापित करी थी। उसके बाद आया था भवानी शाह, भवानी के बाद प्रताप शाह के बाद आए थे कीर्ति शाह। ठीक है, अब कीर्ति शाह को सीएसआई की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। 1886 से लेकर 1913 तक का इनका शासनकाल है। ठीक है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासन में काल हुई थी? मैंने आपको बताया कि प्रताप शाह के दौरान ही टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके अलावा कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको बोला जाता है गोरख्याली बोला जाता है। ठीक है, कुमाऊं में इन्होंने 25 वर्ष तक राज किया था। ठीक है, 25 वर्ष, क्योंकि 1790 से 1815 तक की बात हो रही है। ठीक है, और इसके बाद 10.5 साल इन्होंने गढ़वाल में राज किया था। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता था? गोरख्याणी बोला जाता था। बहुत ही अन्याय व अत्याचारपूर्ण इनका राज्य था, तो इसको यहाँ की लोक भाषा में गोरख्याली या गोरख्याणी भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी? 688 ईस्वी में, जैसे मैंने आपको बताया। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? चंद राजाओं के द्वारा शुरू की गई थी और भूमि निर्धारण के लिए इन्होंने ग्राम प्रधानों की नियुक्ति करी थी। ठीक है, आगे हमने इसके बारे में पढ़ा था। प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके शासन काल में हुई थी? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न भी पूछा जाता है, लेकिन पहले देख लेते हैं किसके शासन में काल की गई थी। नरेंद्र शाह के शासन काल में हुई थी प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना नरेंद्र शाह के शासनकाल में। देखिए दोस्तों, अगर हम प्रजामंडल शासन की बात करें, जो प्रजामंडल की बात हो रही है, 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये थे श्रीदेव सुमन। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन ने 1939 में उस समय पर 4 लोग थे, श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीरचंद सिंह गढ़वाली। इनके प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1939 में। तो तंत्रात्मक शासन की मांग थी इनकी, और टिहरी रियासत में ये चाहते थे कि भाई प्रजातंत्र यहाँ पर स्थापित हो। ठीक है, और इसमें हुआ क्या कि जो श्रीदेव सुमन है, क्योंकि ये इस जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये मई 1944 में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठ गए थे। ठीक है, उसके बाद फिर 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 25 जुलाई 1944 को। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को। तो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय जाता है श्रीदेव सुमन को। इसके अलावा वैसे देखा जाए तो 4 सदस्य थे, जो कि मैंने आपको बताया प्रजामंडल में, श्रीदेव सुमन, इसके अलावा दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंवार राजाओं के काल में लिखे गए काव्य कौन कौन थे? तो ये थे गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मानोदय काव्य। ये सभी काव्य पंवार राजाओं के काल में लिखे गए काव्य थे। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? तो ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग दोस्तों 1902 में बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखा और राजा प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए, कब हुआ था? 14 मई 1804 में। ठीक है, इसके बाद चंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? सोमचंद के द्वारा की गई थी। 1020 से 25 के बीच में मानी जाती है कि चंद वंश की स्थापना सोमचंद के द्वारा इस समय पर की गई थी। ओके, तो दोस्तों अभी मैं आपको सिर्फ 65 प्रश्न करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास समय की कमी है और मैं जल्दी ही अगली पार्ट इसका लेकर आऊँगा। बाकी के जो 60 प्रश्न हैं इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतने को रिवाइज करें
और मैं जल्दी ही कल मतलब मैं ये वीडियो जल्दी ही आपकी आ जाएगी, सुबह आ जाएगी। कोशिश करूँगा कि सुबह ही अपलोड कर दूँ, सुबह नहीं होगी तो शाम तक तो आ ही जाएगी। कोशिश ये रहेगी कि आपको ये बाकी के 60 प्रश्न जल्दी से जल्दी बता दिए जाए, और इसके अलावा भी कुछ और वन लाइनर मैं आपको कराऊंगा, जिससे कि आपको उत्तराखंड नॉलेज में मतलब आप एग्जाम में जाएं तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।